हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाषाण काल की। पाषाण काल जो है इसकी अवधि 5 लाख ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पाषाण काल को 3 चरणों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल जो 5 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक होता है। और पुरा पाषाण को भी 3 चरणों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है निम्न पुरा पाषाण काल जो 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद आता है मध्य पुरा पाषाण काल जो 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक होता है। उसके बाद आता है उच्च पुरा पाषाण काल जो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक होता है। इन तीनों के बाद जो आता है वो आता है मध्य पाषाण काल। आप मध्य पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग हैं। जो मध्य पाषाण काल है उसकी अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद फिर जो आता है वो नव पाषाण काल होता है जिसकी अवधि 7,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो अभी हमने काल विभाजन देखा पाषाण काल का वो किस आधार पर किया जाता है। तो जो उस टाइम पे जो लोग रहते थे वो पत्थरों के जो औजार बनाते थे उनके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता था। तो उन स्वरूप में जो परिवर्तन होता था उसके आधार पर, इसके अलावा वो लोग जीवन यापन कैसे करते थे, किस तरीके से रहते थे, उनमें उनमें भी परिवर्तन होने लगा था। धीरे धीरे उन्होंने प्रकृति से बहुत कुछ सीखते जा रहे थे और उनके जीने के तरीके में परिवर्तन आने लगा था। तो उसके आधार पर इसके साथ साथ जो जलवायु थी, एटमॉस्फेयर, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। तो सबसे पहले अब हम लोग पुरा पाषाण काल के बारे में बात कर लेते हैं। तो उस टाइम पे जो पुरा पाषाण काल के जो औजार थे सबसे पहले हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि जो पुरा पाषाण काल है उनको 3 चरणों में बांट के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो निम्न पुरा पाषाण काल में जो औजार थे उनमें प्रमुख थे हैंडेक्स, क्लेबर, चॉपर, चॉपिंग, पेबुल इत्यादि उपकरण हैं। और ये उपकरण जो थे वो मूल पत्थरों से बने होते थे। मतलब क्या है, जो पत्थर होते थे वो सीधे उनका उपयोग औजारों के तौर पर करते थे। इसके बाद जब मध्य पाषाण काल में आते हैं तो उन्होंने उन पत्थरों को थोड़ा घिसने लगे वो और उनको और नुकीला और पैना बनाने लगे थे जिससे कि उनको जीवन यापन करने में, शिकार करने में थोड़ी आसानी होने लगी थी। तो मध्य पाषाण काल में कौन कौन से औजार प्रमुख थे, उनमें थे ब्लेड, बौर, पॉइंट, स्क्रैपर इत्यादि उपकरण हैं जो पत्थरों के सल्क से बने होते थे। इसके बाद जब उच्च पुरा पाषाण काल में आते हैं तो उच्च पुरा पाषाण काल में जो उपकरण बनाते थे वो पत्थरों के सल्क के साथ साथ उनमें पशुओं की जो हड्डियां थी वो भी मिला देते थे। तो इनमें कौन कौन से उपकरण प्रमुख थे, उनके नाम है ब्लेड और ब्यूरेंस जैसे उपकरण हैं, इनके प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके के उपकरण थे। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके के उपकरण का उपयोग करते थे। इनमें जैसे कि ये ब्लेड है, ये फलक हो गया, ये दांतेदार फलक है, ऐसे ही ये सारे उपकरण हैं जो पुरा पाषाण काल में उपयोग किए जाते थे। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि पुरा पाषाण काल में मानव किस तरीके से जीवन यापन करता था। तो पुरा पाषाण काल जो है उसका संबंध हिमयुग से है। ये युग के बारे में मैंने इस वीडियो के लास्ट में बताया है, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। सबसे पहले अब हम यही बता देते हैं कि जो पुरा पाषाण काल है उसको हिमयुग या फिर इसे ही प्लेस्टोसीन युग भी कहते हैं, इससे इसका संबंध है। और जो इस युग में आग या कृषि और पशुपालन के प्रमाण बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो फिर मानव जीवन यापन किस तरीके से करता था, तो वो मानव उस टाइम पे अपने जीवन यापन के लिए पूरे तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। प्रकृति पर जैसे कि वो
मतलब प्रकृति से शिकार करता था, कंदमूल या फल जो भी मिल जाते थे उनसे ही वो अपना जीवन यापन करते थे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो मानव था वो उपभोक्ता था, मतलब सिर्फ वो वस्तुओं का, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका उपभोग करता था, उत्पादन नहीं करता था। इसके अलावा इस युग में जो बड़े बड़े विशालकाय पशु हैं उनकी भी जानकारी मिलती है। जै लेकिन इस काल में जो आग का ज्ञान इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो भोजन को पका कर नहीं खाते थे। जितने भी ये पशुओं के प्रमाण मिलते हैं वो उनको सीधा उनका शिकार करके उनको कच्चा ही खाते थे, पका कर नहीं खाते थे। और ये जो हिमयुग था इसलिए इनका भोजन लंबे समय तक भी चल जाता था, मतलब खराब होने का कोई डर नहीं रहता था। और इसके अलावा इस काल में जो उपकरण हैं वो परिवर्तन जो होता है उनमें वो मानव के बदलते परिवेश के साथ सामंजस्य बिठाने तथा बौद्धिक विकास इत्यादि को रेखांकित करता है। मतलब क्या है कि मानव जो है वो धीरे धीरे उसका बौद्धिक, मतलब उसके दिमाग का विकास होता जा रहा था, इसलिए वो अपने उपकरणों में परिवर्तन भी करता जा रहा था। धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा था कि इन उपकरणों को, इन पत्थरों को कैसे और अपने उपयोग के लिए और इनको अच्छे तरीके से घिस सकते हैं, उनको नुकीला और बनाया जा सकता है जिससे कि उनको शिकार करने में भी आसानी हो। इसके अलावा इस चरण में बर्तन, कपड़े या फिर आवास की जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा लगता है कि शायद ये लोग गुफाओं में ही रहते होंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी घर या फिर कपड़े वगैरह इनके प्रमाण नहीं मिलते हैं। मतलब वो एक आदिवासी टाइप का इंसान की तरह जीवन यापन करते थे। और जो मानव जो है उसकी निर्भरता पत्थरों पे थी और वो नदियों पे के आसपास ही रहते होंगे, क्योंकि वो नदी घाटियों में ही रह के वहाँ अपना जीवन यापन करते थे। तो और उनका कोई प्राकृतिक आवास की जानकारी तो नहीं मिलती है, इसलिए वो लोग नदी घाटियों के आसपास ही रह के जीवन यापन करते होंगे। इसके बाद अब हम लोग जान लेते हैं कि जो पुरापाषाण काल है उसकी प्रमुख साइट्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान में है एक सोहन नदी घाटी, इसके बाद कश्मीर में पहलगाम, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी और मध्य प्रदेश में नर्मदागंज नदी घाटी, वहाँ पे भीमबेटका, ये प्रमुख स्थल हैं जहाँ से पुरापाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं प्रमुख स्थल, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र हो गया। यहाँ पे प्रवरा नदी और इनामगांव प्रमुख साइट्स हैं। इसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु में मद्रास संस्कृति प्रचलित थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश जो है वो गोदावरी नदी घाटी के अंतर्गत आता था। इसके अलावा उड़ीसा और बंगाल भी प्रमुख स्थल माने जाते हैं। एक और आप याद रखिएगा कि जो 1963 में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रिसफुट नामक विद्वान थे, इन्होंने मद्रास संस्कृति के स्थलों से पुरापाषाण युगीन अनुसंधान की शुरुआत की थी। इसके अलावा बेलन नदी घाटी एवं नर्मदा नदी घाटी से पाषाण युग के क्रमिक विकास की जानकारी मिलती है। मतलब शायद सबसे ज़्यादा जो प्रमाण मिले हैं वो बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से मिले हैं, और वहाँ पे उनका एकदम क्रमिक विकास के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके बाद एक और बात आप याद रखिएगा कि पुरापाषाण काल जो है वहाँ पे जीवाश्म के प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसका एक अपवाद है नर्मदा नदी घाटी का हथनौरा नामक स्थान। इसके बाद एक और याद रखिएगा आप कि भीमबेटका एवं कुछ और अन्य स्थल है, वहाँ से उच्च पुरापाषाण काल से चित्रों के भी प्रमाण मिलने लगते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि चित्रों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भीमबेटका ही है। वहाँ पे बहुत तरीके के चित्रों के प्रमाण मिले हैं। अब हम लोग मध्यपाषाण काल के बारे में बात कर लेते हैं। तो मध्यपाषाण काल के जो औजार थे उनमें सबसे प्रमुख जो अधिकांशतः औजार थे वो सूक्ष्म पत्थरों से बने होते थे, मतलब छोटे छोटे पत्थरों से बने होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ भी कहते थे। जिनमें प्रमुख थे ट्रायंगल, अर्धचंद्राकार उपकरण बड़ी संख्या में प्रचलित थे और इनके प्रमाण भी मिले हैं। इसके बाद हम लोग मध्यपाषाण काल के जीवन यापन के बारे में बात कर लेते हैं।
तो जो मध्य पाषाण काल जब स्टार्ट हुआ तो जलवायु में परिवर्तन हुआ था। पहले पुरापाषाण काल में जलवायु अलग थी, प्लेस्टोसीन या हिमयुग जलवायु थी। लेकिन जब मध्य पाषाण काल में आते हैं तो होलोसीन युग की शुरुआत हो जाती है। होलोसीन युग मतलब जो पहले जब हिमयुग था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, लेकिन जो होलोसीन युग आता है वो थोड़ा कम ठंडा था। जैसा कि आज जो वर्तमान में जो जलवायु है वो भी होलोसीन युग की जलवायु ही है। इसका प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे जब हिमयुग था तो मतलब मानव को सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो उसी तरीके से उनका जीवन यापन होता था। लेकिन जब होलोसीन युग आया तो जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में परिवर्तन होने लगा था। अब जो मानव था वो शिकारी और खाद्य संग्राहक तो था ही, लेकिन उन्होंने आग का भी आविष्कार कर लिया था, जिससे अब वो भोजन पकाकर खाने लगे थे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आग का आविष्कार किसने किया था, होमो इरेक्टस ने। तो इस टाइम पे मध्य पाषाण काल में भी जो मानव थे वो होमो इरेक्टस ही होते थे। इसके अलावा वहाँ से जो मध्य पाषाण काल है वहाँ पे सिलबट्टे तथा चूल्हे के भी प्रमाण मिलने लगते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब मानव ने खाना बनाना भी सीख लिया था। अब वो खाना पकाकर और बनाकर खाने लगे थे, मतलब अब वो उपभोक्ता से उत्पादक भी हो गए थे। अब वो सिर्फ वस्तुओं का उपभोग ही नहीं करते थे, अब वो उनको उत्पादन भी करने लगे थे। जलवायु का परिवर्तन जो हुआ था उसका प्रभाव सिर्फ मानव पर ही नहीं पड़ा था, पशु पक्षियों और जीव जंतुओं पर भी उसका बहुत प्रभाव पड़ा था। उस टाइम के जो साक्ष्य मिले हैं उनमें छोटे जंतुओं एवं पक्षियों के शिकार के भी प्रमाण मिलते हैं। इसके पहले वाला जो काल था पुरापाषाण काल, उसमें मानव बड़े बड़े पशुओं का शिकार करता था। अब छोटे जंतुओं एवं पक्षियों के भी शिकार के प्रमाण मिलने लगते हैं। इसके अलावा जो जब उन्हें आग का ज्ञान हो गया था तो आग के ज्ञान का जो उन्हें फ़ायदा हुआ वो भोजन के साथ साथ वो अब उनसे अपनी सुरक्षा भी करने लगे थे। दूसरे जो जानवर होते हैं उनसे खतरा होता था उनको, लेकिन आग के सहारे वो अब अपनी सुरक्षा भी करने लगे थे। इसके अलावा आग से अब उन्होंने प्रकाश उत्पन्न करना भी सीख लिया था। आवास एवं जीवन से संबंधित अन्य गतिविधियों में भी उन्होंने आग का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग किया था। इसके अलावा विभिन्न स्तरों से लकड़ी एवं मिट्टी से निर्मित झोपड़ियों की भी साक्ष्य मिलते हैं। मतलब अब जो मानव है वो सिर्फ प्राकृतिक आवास में ही नहीं रहता था, अब वो अपनी खुद की झोपड़ियाँ भी बनाने लगा था, झोपड़ी के अंदर निवास करने लगा था। साथ ही झोपड़ी के भीतर से परिवार के चित्र, अंतिम संस्कार के प्रमाण इत्यादि सामाजिक जीवन में बदलाव के द्योतक हैं। मतलब अब क्या है, जब मानव अपना आवास बनाने लगा था तो उसके भीतर जो परिवार रहता होगा वो अब अपने पारिवारिक चित्र भी बनाने लगे थे। साथ ही जो अंतिम संस्कार होता था उसको भी वो लोग अपने घर में ही दफना देते थे, इसलिए अंतिम संस्कार के भी प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा कुछ स्थलों से मिट्टी के बर्तन एवं पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब जब मानव अपना खुद का आवास बनाने लगा था तो वो अब साथ में पशुपालन भी करने लगा था। लेकिन इस दौर में कृषि एवं कपड़ों का साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन उपरोक्त परिवर्तन आदि मानव के जीवन में व्यापक परिवर्तन को रेखांकित करते हैं। ये जो परिवर्तन है ये भी मानव के जीवन में एक बहुत ही व्यापक परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अब हम लोग मध्य पाषाण काल के वितरण के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख साइट्स हैं जहाँ से मध्य पाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। तो इसमें पहला है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के चौपनिमांदों से बर्तन एवं झोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय नामक एक स्थल है। उसके अलावा मेहदहा और दमदमा से अंतिम संस्कार के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा हत्या के प्रमाण गर्त, चूल्हा और सिलवट्टा आदि के भी प्रमाण मिलते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि अब मानव इस टाइम पे खुद का
अपने जीवन यापन करने लगा था, भोजन पकाने लगा था, अब खुद के आवास उसने बना लिए थे, झोपड़ियों में रहने लगा था। इसके बाद जो मध्य प्रदेश का भीमबेटका है, वहाँ से चित्रों के प्रमाण तथा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा एक और प्रमुख साइट है राजस्थान के बागौर से भी पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद फिर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा इत्यादि से भी मध्य पाषाण युगीन अवशेष मिले हैं। इसके बाद अब हम नवपाषाण काल के बारे में बात कर लेते हैं। तो नवपाषाण काल में जो उपकरण थे वो अब पॉलिश या घर्षित पत्थरों के उपकरण थे, जिनमें प्रमुख थे एक्स, सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूला इत्यादि। मतलब अब मानव जो था वो सिर्फ पत्थरों से घिसकर उपकरण नहीं बनाता था, अब वो उनको पॉलिश भी करने लगा था। मतलब अब उपकरण जो थे वो और भी ज़्यादा हाई क्वालिटी के हो गए थे और शिकार करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने लगी थी उन्हें। अब हम नवपाषाण काल के वितरण के बारे में बात कर लेते हैं कि जो नवपाषाण काल के प्रमुख साक्ष्य वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, वहाँ एक प्रमुख साइट है मेहरगढ़। वहाँ से गेहूँ, जौ, कपास इत्यादि फसलों के प्रमाण मिलते हैं। मतलब नवपाषाण काल में मानव ने कृषि करना भी सीख लिया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बुरज़होम एवं गुफर कराल, यहाँ ये एक प्रमुख साइट है जहाँ से गढ़ आवास, बड़ी संख्या में पशुओं की हड्डियों के उपकरण तथा बुरज़होम में मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के प्रमाण। हाँ, ऐसे ही शायद कोई रहा होगा कि मानव का कुत्ते के साथ ज़्यादा लगाव रहा होगा तो उसको कुत्ते के साथ ही दफना दिया होगा, तो उसके भी प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख साइट है इलाहाबाद के कोल्दी हवा से चावल के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा बिहार के चिरांद से हड्डियों के उपकरण तथा सेनुआर से चना एवं मूंग के प्रमाण भी मिलते हैं। इसके अलावा कर्नाटक के पिक्काली हल से राख के टीले के प्रमाण तथा ब्रह्मगिरी से रागी की खेती के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि नवपाषाण काल की जो प्रमुख साइट्स थी, इनको आप मैप में भी देख सकते हैं। मैं जैसे ये इधर पे चिरांद हो गया बिहार साइड, यहाँ पे मेहरगढ़ प्रमुख साइट है। इसके अलावा अब हम लोग नवपाषाण काल के जीवन यापन के बारे में बात कर लेते हैं। उस टाइम पे मानव किस तरीके से जीवन यापन करता था। और नवपाषाण काल में मानव ने कृषि करना सीख लिया था। इससे एक नव क्रांति की शुरुआत हो गई थी, इसलिए इसे नव क्रांति भी कहा जाता है। इस युग में मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई देते हैं। इस जैसे उसने कृषि का ज्ञान हो गया था, अब वो नियमित पशुपालन भी करने लगा था। इसके अलावा बर्तनों का उपयोग करने लगा था, साथ ही अब कपड़ों के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा स्थायी आवास, अब उन्होंने अपने स्थायी आवास बना लिए थे, कॉलोनियाँ बनाने लगे थे। तो इस तरीके से उनके जीवन यापन में एक बहुत ही नव परिवर्तन हो गया था, इसलिए इस नवपाषाण काल को नव क्रांति भी कहते हैं। अब इस टाइम पे भी मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक तो था ही, लेकिन अब उत्पादक की भूमिका में भी आ गया था, क्योंकि अब वो कृषि करने लगा था, तो वो अब विभिन्न तरह की फसलों का उत्पादन करने लगा था। साथ ही घर्षित उपकरणों ने मानव को यह विकल्प उपलब्ध करा दिया था कि अब वो नदियों से थोड़ा दूर मैदानी इलाकों में भी अपना जीवन बसर कर सकता है, क्योंकि मैदानी इलाकों में अब वो खेती करने लगा था, तो अब उसे नदियों की आवश्यकता तो थी, लेकिन अब वो पूर्णतः नदियों पर निर्भर नहीं था। वो नदियों से थोड़ा दूर भी अपना जीवन यापन कर सकता था। इसके अलावा इस काल में जो है वो हाथ से बने बर्तनों के साक्ष्य के साथ साथ चाक से भी बर्तन का निर्माण करने लगा था, उसके भी प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा इस दौर में मानव ने पहिए का भी आविष्कार कर लिया था। इसी के साथ
कच्चे घरों में रहने के भी प्रमाण मिलते हैं। मतलब अभी तक तो मानव सिर्फ झोपड़ियों में रहता था, लेकिन अब उसने अपने घरों का स्थायी आवास बनाने लगा था। मतलब पक्के घर तो नहीं होते थे, लेकिन कच्चे मिट्टी के घर जो होते थे उसके प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा पारिवारिक जीवन इत्यादि गतिविधियों की भी जानकारी मिलती है, लेकिन इस टाइम पर धार्मिक या सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मतलब इसके हमें कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं कि वो किस धर्म को मानते थे या किस भगवान की पूजा करते थे। इसी के साथ उनकी सामाजिक गतिविधियाँ क्या क्या होती थी, मतलब समाज में किस किस तरीके के वर्ण व्यवस्था कैसी थी, या किस किस तरीके के वर्ग विद्यमान थे। इसके अलावा ना ही किसी राजनीति या राजा या किसी शासक के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये हम देख लेते हैं कि जो उस टाइम पे नवपाषाण काल में इस तरीके के कुछ बर्तनों का निर्माण होने लगा था। इसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें नवपाषाण काल का जो विकास है वो एक साथ नहीं हुआ, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काल में हुआ। जैसे उत्तर पश्चिम भारत में 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास, तो बेलन नदी घाटी में 5000 ईस्वी पूर्व के आसपास, और गंगा नदी घाटी में 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास। लेकिन इसके अलावा जो सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत में ही तांबे का प्रचलन हुआ, उसके बाद कांसे का ज्ञान तथा फिर हड़प्पा के रूप में शहरी सभ्यता का विकास हुआ। सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता भी उत्तर पश्चिम भारत में ही विकसित हुई थी, वहीं सबसे पहले तांबे का भी विकास हुआ था, फिर उसके बाद वहीं पर कांसे का भी विकास सबसे पहले हुआ था। तकनीकी तौर पर अगर हम देखें तो जो पाषाण काल के बाद ही ताम्र पाषाण संस्कृति की शुरुआत होती है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता के बाद बड़े पैमाने पर ताम्र पाषाण संस्कृतियों की जानकारी मिलती है। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि ज़्यादातर बुक्स में भी पाषाण काल के बाद ही ताम्र पाषाण संस्कृतियों के बारे में दिया गया है। लेकिन अगर हम तकनीकी क्रम के तौर पर देखें तो जो हड़प्पा सभ्यता के बाद ताम्र पाषाण संस्कृतियों की जानकारी मिलती है। अब हम लोग पाषाण एवं चित्रकला के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पाषाण काल में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चित्रकला के जो प्रमुख साक्ष्य हैं वो सबसे ज़्यादा तो भीमबेटका से मिले हैं। इसके अलावा मिर्ज़ापुर, चित्रकूट, पंचमढ़ी इत्यादि भी प्रमुख स्थल से जहाँ से प्रमुख चित्रों के प्रमाण मिले हैं। उच्च पुरापाषाण काल से ही चित्रों के प्रमाण मिलने लगते हैं। नव एवं मध्य पाषाण काल में बहुतायत में प्रमाण मिलते हैं। मतलब जो पुरापाषाण काल था उसमें निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में चित्रों के प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन उच्च पुरापाषाण काल से चित्रों के प्रमाण मिलने लगते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा चित्र जो हैं वो नवपाषाण काल के मिलते हैं। इन चित्रों में उस समय के जो समाज था उससे ही रिलेटेड चित्र बनाए जाते थे। जैसे उनको शिकार करते हुए दिखाया गया है, झोपड़ी में जब वो उनका पारिवारिक जीवन किस तरीके से रहते थे वो उसके चित्र बनाए गए हैं। कहीं नृत्य करते हुए चित्र बनाया गया है, तो कहीं अंतिम संस्कार का चित्र बनाया है। इसके अलावा विभिन्न जीव जंतु और पशु पक्षियों के भी चित्रों के प्रमाण मिले हैं। समकालीन परिस्थितियों में एवं साक्ष्यों के आधार पर चित्रों का काल विभाजन किया जाता था। जैसे अनाज खाने वाले पक्षियों को नवपाषाण काल की श्रेणी में रखा जाता है। ये तो हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जब जो कृषि का विकास हुआ वो नवपाषाण काल में हुआ, तो ऑब्वियसली अनाज के जो खाने वाले पक्षियों के प्रमाण होंगे वो नवपाषाण काल की ही श्रेणी में रखे जाएंगे। इसके अलावा जो चित्र होते थे वो उनमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। प्राकृतिक रंग कौन कौन से होते हैं, जैसे हरा, लाल, काला इत्यादि जो हैं वो प्राकृतिक रंग हैं। इसके अलावा जो चित्र होते थे वो रेखा चित्र के रूप में होते थे, मतलब ऐसे लाइन वाले चित्र होते थे। इस तरीके से कुछ इस तरीके से बनाए जाते थे, लाइन वाइज चित्र बोलते हैं इन्हें, रेखा चित्र।
इसके अलावा जो चित्रों के निर्माण का उद्देश्य क्या था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। मतलब सिर्फ अनुमान लगाया गया है कि शायद मनोरंजन या फिर धार्मिक उद्देश्यों से या फिर जो अगली आने वाली पीढ़ी है उनको शिक्षा देने के उद्देश्य से चित्रों का निर्माण किया जाता होगा, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं कि इन चित्रों का निर्माण क्यों किया जाता था। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से चित्र बनाए जाते थे। जैसे इस वाले चित्र में शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसमें ये उनके शिकार करने के बाद मछलियों को पकड़ के ले जा रहे हैं वो दिखाया गया है। ये इधर सूअर का चित्र है। इसमें एक परिवार का चित्र है, ये परिवार किस तरीके से भोजन कर रहा है वो दिखाया गया है। तो ये रेखा चित्र इन्हें बोलते हैं। ये मतलब सीधे लाइन से बनाए गए हैं, इनमें लाइनिंग का प्रयोग किया गया है। इसके बाद ये हम साइट्स देख लेते हैं, जो पूरे पाषाण काल की प्रमुख साइट्स कौन कौन सी हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पे काबुल है, पेशावर है, ये यहाँ पे गंगा नदी घाटी है, यहाँ बेलन नदी घाटी है। तो ये प्रमुख साइट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें हम जैसे हमने बात की थी कि सबसे पहले नवपाषाण काल की शुरुआत यहाँ पे हुई, उसके बाद फिर ये बेलन नदी घाटी में, फिर यहाँ गंगा नदी घाटी में। तो अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था युग के बारे में, कौन कौन से युग थे। तो सबसे पहले जो पूरा पाषाण काल जो है उसमें जो युग थे वो प्लेस्टोसीन युग था। उनमें जैसे कि जब निम्न पुरापाषाण काल था तो निम्न प्लेस्टोसीन युग, और मध्य पुरापाषाण काल तो मध्य प्लेस्टोसीन युग, और फिर उच्च पुरापाषाण काल तो उच्च प्लेस्टोसीन युग। प्लेस्टोसीन युग को ही हिमयुग कहते हैं। उसके बाद जब मध्य पाषाण काल आया तो वहाँ से होलोसीन युग की शुरुआत हो जाती है, और नवपाषाण काल में भी होलोसीन युग ही रहता है, और वर्तमान में भी जो होलोसीन युग ही चल रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।